हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 26 से 28 जून 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। कई टॉपिक हैं, जैसे एयरफोर्स स्टेशन में पहली बार ड्रोन हमला हुआ है। एयरफोर्स के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका के बारे में बताएंगे। देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर लगभग तैयार हो गया है, अगले साल नेवी को मिल जाएगा। तो क्या है ये, वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे। डीआरडीओ ने पिनाक रॉकेट सिस्टम को लॉन्च किया है, मतलब उसको टेस्ट किया है कई बार, एक साथ कई रॉकेट लॉन्च किए। तो क्यों किया जा रहा है लगातार, पिछले साल भी किया गया था, और क्या नया है इस पिनाक जो वेरिएंट है उसमें। 4 दशक बाद एक केंद्र शासित प्रदेश में महिला को मंत्री बनने का मौका मिला है। महिला सशक्तिकरण के दौर में 4 दशक लग गए केंद्र शासित प्रदेश में। उसमें तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं, कौन है वो। भारत का पहला राज्य है जिसने खुद को रेबीज मुक्त घोषित कर दिया है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे, उन सब पे बात करेंगे डिटेल में। और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल होता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी डिटेल में रहता है। तो पहला क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी चर्चा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, ये भी अखबारों में इसकी खबर प्रमुखता से दी गई है। क्वेश्चन होगा, देश में पहली बार एयरफोर्स के किस स्टेशन पर 27 जून 2021 को ड्रोन से विस्फोटक हमले हुए। आंसर होगा इसका जम्मू। ओके, लो इंटेंसिटी का था ये, मतलब उसकी क्षमता कम थी हालांकि, लेकिन ये हमला हुआ एक बहुत बड़ी बात है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन का जो टेक्निकल एरिया है वहाँ पर ये घटना हुई है। ये है जम्मू एयरफोर्स स्टेशन। ओके, 5 मिनट के अंतराल पर 2 विस्फोट हुए और एक उसमें से जो एक विस्फोट था उसकी वजह से बिल्डिंग की छत को नुकसान हुआ थोड़ा सा। ओके, और इससे पहली बार हुआ कि विस्फोट करने के लिए 2 ड्रोन के इस्तेमाल किए। और ये भी बात सामने आ रही है कि एयरक्राफ्ट, एक हेलीकॉप्टर है, वो निशाने पर था, उसको गिराया जाना था, उसको मारा जाना था, लेकिन वो बाल बाल बच गया। ऐसा नहीं हो सका, दुश्मन की जो साजिश थी वो पूरी नहीं हो सकी। तो ये जो इलाका है ये पूरा बहुत ही सिक्योर इलाका है एयरफोर्स स्टेशन का, और यहाँ पर अभी तक कोई ऐसे आतंकी हमले नहीं हुए थे। तो एक बड़ा मामला सामने आ रहा है कि डिफेंस सिस्टम कैसे जो है चरमरा गया वहाँ, हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, रडार भी नहीं पकड़ पाया। क्यों, ये भी बात है कि ड्रोन जो है बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, तो इसलिए इसका जल्दी पता नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि इस मामले की जांच एनआईए कर रहा है और ये पूरा मामला यूएपीए एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया गया। ओके, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ओके, तो ड्रोन कैसा था, बहुत हल्का ड्रोन था, छोटा सा चाइनीज़ ड्रोन जो आते हैं उस तरह का। लेकिन ये मानना होगा कि हम इसको रोकने में एक तरह से विफल हुए, रोक नहीं पाए। तो अब सरकार इस तरह के ड्रोन पर बहुत सख्त नियम बनाए जाने पर विचार कर रही है। न्यूज़ भी आया कि ड्रोन्स को लेकर काफ़ी गंभीरता से बात हो रही है। और घटना को लेकर, पूरी घटना को लेकर पाकिस्तान पर नज़र है। द हिंदू न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया है न्यूज़, और उसके अनुसार पिछले 2 साल में पाकिस्तान बेस्ड जो संगठन हैं, बहुत सारे जो आतंकी संगठन है, वो आर्म्स, गोला बारूद और ड्रग्स की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब सीमा पार करवा रहे हैं ड्रोन के थ्रू। और आपको बता दूं कि 2019 में पाकिस्तान से लगी सीमा पर 167 यानी 167 ड्रोन देखे गए थे पाकिस्तान की सीमा पर। अब पिछले साल 2020 में 77 यानी 77 ड्रोन देखे गए थे। ओके, और ख़ास बात है कि ये जो एयरफोर्स स्टेशन है वो जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो वहाँ से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर ये एयरफोर्स स्टेशन है। ओके, एक बार आपको मैप के थ्रू भी ले चलते हैं और वो दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो ये रहा वर्ल्ड मैप और सामने है प्यारा भारत, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो यहीं पर जो एयरफोर्स स्टेशन है जम्मू में, वहाँ पर ये घटना हुई है और ये रहा एयरफोर्स स्टेशन। ओके, पास में ही एयरफोर्स स्कूल है और ये रहा एयरफोर्स का, ये पूरी हवाई पट्टी है और ये पूरा इलाका एयरफोर्स स्टेशन है। ओके, तो इसी जगह पर ये घटना हुई है और इस घटना के बाद पूरी इंक्वायरी की जा रही है कि कैसे ये आया, क्या हुआ पूरी घटना। ओके, तो लगातार हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ से जो सीमा है, यानी
LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, वो है मात्र 14 किलोमीटर। ओके, तो लगातार हथियार मिलते रहे हैं ड्रोन के थ्रू। तो ऐसे में ये बात कही जा रही है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो पाकिस्तान के तरफ से ही ये होकर आया है। तो ड्रोन जो है वो इस वक्त चुनौती बन के उभरा है सुरक्षा बलों के लिए, एक तरह से ये चुनौती है और इसका उपाय किया जाना बहुत ज़रूरी है। और इस पर इंडिया जो है चिंतित है। ये कोई वो बात नहीं है कि इंडिया ने कभी सोचा नहीं इसके बारे में कि ड्रोन हमला हो सकता है। अभी जो हाल में SCO की मीटिंग हुई थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो भारत के NSA हैं अजित डोभाल, तो उन्होंने बैठक में ये कहा था, ओपनली कहा था कि अगर आतंक से लड़ना है तो ध्यान रखना होगा कि आतंकवादियों के पास आधुनिक तकनीक न पहुँचे। और ड्रोन जो है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले वक्त में कि उससे काफ़ी नुकसान हो ड्रोन हमले की वजह से। तो ये न्यूज़ है मिंट में, ये मिंट एक बड़ा अखबार है, तो उसमें ये छपा भी है पूरे मामले को लेकर उन्होंने कैसे ये बातें कही हैं। ओके, ड्रोन की बात करें, ड्रोन हमले की बात करें तो ये इजराइल में लगातार देखने को मिला है। लगातार घटनाएं हो रही हैं फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो टेंशन चल रहा है उसमें ड्रोन से हमले होते रहे। 2019 में मैंने करंट अफेयर्स में बताया भी था, सितंबर 2019 में सऊदी अरब के तेल स्टोर पर, वहाँ जो स्टोर करके रखा हुआ वहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ था और बहुत बड़े पैमाने पे तेल जो है जल गए थे, जला दिए गए थे वहाँ विस्फोटक करके। तो हमें जो है पूरी तरह से प्रिपेयर रहना पड़ेगा आने वाले वक्त के लिए। ओके, ड्रोन ये बहुत ही एक तरह से जो सिक्योरिटी की चीज़ें हैं उसको लेकर काफ़ी कंसर्न उठ रहा है इस पूरे मामले में। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम बताएं। क्या नाम है स्वदेशी पहला? आंसर होगा INS विक्रांत। ओके, तो INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर हो रहा है। 2022 के अंत तक यानी अगले साल इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा और इसको कोच्चि में मौजूद कोचिन शिप यार्ड में बनाया जा रहा है। ओके, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका जायजा भी लिया है इसके निर्माण का। ये है पूरा जहाज जिसका निर्माण चल रहा है, अभी फाइनल स्टेज में है। ओके, तो कोचिन शिपयार्ड में इसका निर्माण चल रहा है, अभी फाइनल स्टेज में है। एक बार सैटेलाइट मैप के थ्रू आपको ले चलते हैं। तो ये प्यारा भारत है यहाँ से ओके यहाँ तक। तो कोचिन शिपयार्ड है, कोचिन शिपयार्ड में आपको ले चलते हैं और वहाँ पर ओके, तो ये रहा कोचिन शिपयार्ड और यहीं पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये रहा एयरक्राफ्ट कैरियर। ओके, क्या नाम है? INS विक्रांत। ये जूम करके आपको दिखा रहा हूं मैं। ओके, एक सवाल ये भी उठता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है। तो देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर एक विशाल का जहाज होता है, उसमें पट्टियां होती हैं, हवाई पट्टियां होती हैं और इसमें बहुत सारे फाइटर प्लेन रखे जा सकते हैं, होते हैं उसमें हवाई पट्टी होती है जिसमें फाइटर प्लेन उतरते हैं, चढ़ते हैं। और दुश्मन के लिए ये बहुत खतरनाक होता है क्योंकि समुद्र के साथ साथ आसमान से भी इस पर नज़र रखी जाती है, क्योंकि इस पर बहुत सारे एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि आसमान में उड़ कर और निगरानी करते हैं। तो नया वाला जो अपना जो INS विक्रांत है वो बहुत विशालकाय है और इसकी लागत करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए आई है। 20,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ उस पूरे स्ट्रक्चर की। ओके, इसके अलावा बहुत सारे इसमें फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह वगैरह और इक्विपमेंट रखे जाएंगे तो उसकी कीमत अलग होगी। लंबाई इसकी 860 फीट है, ये इतना बड़ा ये है। चौड़ाई 203 फीट है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई जो है 203 फीट है और 860 फीट लंबा है। और इसका जो डेक है, डेक एरिया है, डेक एरिया इसको कहते हैं, जो पूरे हिस्से को वो अगर देखेंगे तो करीब 2.5 एकड़ के बराबर है, मतलब 1,10,000 स्क्वायर फीट। ओके, इतना बड़ा ये है और इसमें 30 फाइटर प्लेन तैनात हो गए जिसमें MiG-29, कोमोव 31 वगैरह वगैरह शामिल हैं। बड़ाक मिसाइल इसमें लगे होंगे, लंबी दूरी की मिसाइलें भी लगे होंगी
और इसकी रफ्तार अगर बात करें, रफ्तार क्या है, तो 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकेगा और एक बार में 15,000 किलोमीटर जा सकेगा। 1500 कर्मचारी यानी नेवी के जो सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो सब इसमें रहेंगे। ओके, तो ये सवाल उठता है यहाँ पर कि INS विक्रांत नाम क्यों रखा गया। ये नाम शायद आपने पहले सुना होगा, तो जान लीजिए कि इससे पहले भी INS विक्रांत नाम से एक विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर था और ये रहा वो। ओके, इसका भी नाम INS विक्रांत था। ये जो पुराना वाला विक्रांत है वो ब्रिटिश मेड था, यानी यूनाइटेड किंगडम में बना था 1945 में। उस वक्त वर्ल्ड वार वगैरह चल रहा था, तो इसका निर्माण किया गया था ब्रिटेन के द्वारा, लेकिन वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया तो फिर उसको छोड़ दिया गया था आधा अधूरा। उस वक्त इसका नाम हरक्यूलिस था। इसके बाद 1957 में इंडिया ने खरीद लिया, उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस करवाए, डेवलपमेंट किए और इंडिया का ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था। ठीक है, विमान वाहक पोत था जिस पर हवाई जहाज़ जो है, जो फाइटर प्लेन है, वो उड़ा करते थे। ओके, तो इंडिया में इसका नाम रखा गया था INS विक्रांत। और INS विक्रांत जो पुराना वाला है उसका शानदार इतिहास है। 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था उसमें INS विक्रांत ने कई जहाज़ों के साथ मिलकर पूर्वी पाकिस्तान यानी अब जो बांग्लादेश है उसको घेर कर रखा हुआ था और इसमें पाकिस्तान के किसी भी जहाज़ और सबमरीन जो है वो पूर्वी पाकिस्तान तक पहुंच नहीं पा रहे थे। तो ये इंडिया का मैप है और ये उस वक्त पश्चिमी पाकिस्तान था यहाँ पर, जो अब पाकिस्तान सिर्फ कहलाता है, और यहाँ पर ये जो इलाका है वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, जो कि अब बांग्लादेश है। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है INS विक्रांत वो इस जगह पर पूरे तैनात था यहाँ पर, और एक तरह से घेराबंदी की हुई थी। वहाँ से कोई भी सप्लाई बांग्लादेश यानी जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको नहीं मिल पा रहा था। ओके, तब पाकिस्तान ने एक योजना बनाई और पनडुब्बी PNS गाजी को भेजा और इसको डुबोने के लिए। ओके, और ये चुपचाप जाकर हमला करना था उसको, INS विक्रांत को बंगाल की खाड़ी में डुबो देना था। ओके, लेकिन ये खुफिया खबर भारत को लग गई और चकमा देकर भारत ने INS विक्रांत को, ये जो विक्रांत है उसे कहीं और भेजा। ये है PNS गाजी जो कि आया था। ओके, तो इंडिया ने क्या किया, विशाखापट्टनम पोत पे यहाँ से INS विक्रांत को हटाकर और ये जो इलाका देख रहे हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर भेज दिया, यहाँ से यहाँ पर। और यहाँ पर एक INS राजपूत नाम का जो जहाज़ वहाँ पर तैनात था उसको इसके कोड्स दे दिए गए थे और ये एक तरह से सिग्नल दे रहा था कि यहाँ पर मौजूद है INS विक्रांत, लेकिन एक्चुअल में INS विक्रांत यहाँ पर मौजूद था। और ये पहले से खबर थी कि PNS गाजी यहाँ से निकल कर आ रहा है और डुबोने के लिए। ओके, पाकिस्तान को झांसा देने के लिए विशाखापट्टनम में नौसेना के जवानों ने बाज़ार से बहुत सारी मछलियाँ, फल, ड्राई फ्रूट्स ये सब खरीदे ताकि पाकिस्तान के जो जासूस हैं उनको पता लग जाए कि सचमुच INS विक्रांत जो है वो यहीं पर मौजूद है, यहीं पर खड़ा है, जबकि INS विक्रांत यहाँ पर था। ठीक है, उसके बाद इंडियन नेवी ने विशाखापट्टनम में इसे डुबो दिया मार करके, इंडिया ने। ओके, INS गाजी जो कि अमेरिका में बना हुआ था, सबमरीन था, और पूरी दुनिया चौंक गई कि अमेरिका में बने सबमरीन को इंडिया ने कैसे गिरा दिया, समुद्र में डुबा दिया। और अभी भी INS गाजी जो है वो समुद्र में ही उसकी कब्र बनी हुई है, नीचे है। ठीक है, हालांकि अमेरिका ने ये कहा कि विशाखापट्टनम में समुद्र के नीचे से INS गाजी को निकाल लेगा अपने खर्चे पर, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ओके, तो पुराना वाला जो INS विक्रांत है, ये वाला जो था वो 31 जनवरी 1997 में नेवी से डीकमीशन कर दिया गया था, यानी रिटायर कर दिया गया था। देखिए, हर चीज़ की इस पूरे पृथ्वी पर या फिर पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ है उसको नष्ट होना है एक वक्त। तो इसकी भी उम्र पूरी हो गई थी, इसको डीकमीशन कर दिया गया। कब किया गया था डीकमीशन? तो 1997 में। और 2001 में आम लोगों के लिए इसको म्यूजियम बना दिया गया। 10-12 साल लोग वहाँ गए भी देखने,
हालांकि काफ़ी साल ये बंद भी रहा, लेकिन बाद में इसको अनसेफ पाया गया। हो सकता है ये डूब जाए, ऐसी स्थिति ना आ जाए। तो 2014 में स्क्रैपिंग के लिए इसको भेज दिया गया। एक स्क्रैप कंपनी ने 60 करोड़ रुपए में इसको खरीद लिया था, बाद में इसको नष्ट कर दिया गया। ओके, स्क्रैपिंग कर दिया गया गुजरात में। ओके, तो अब 2021 में भारत के पास एक सवाल उठता है कि कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। देखिए, भारत के पास अभी मात्र एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और उसका नाम है INS विक्रमादित्य। ये है, ये भी विशालकाय विमान वाहक पोत है, INS विक्रमादित्य। लेकिन भारत को कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है। एक ईस्टर्न कमांड में, दूसरा वेस्टर्न कमांड में और तीसरा रिजर्व रहना चाहिए। ओके, हालांकि कुछ वक्त पहले तक भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर विराट भी था। ये वाला जो है वो विराट है, INS विराट है, और ये INS विक्रमादित्य है। ठीक है, तो INS विराट भी था, लेकिन 2017 में इसको डीकमीशन कर दिया गया था, यानी रिटायर कर दिया गया था। तो अब अभी मात्र एक ही है, INS विक्रमादित्य, जो कि रशियन मेड है। 1982 में रूस ने लॉन्च किया था, बाद में 2004 में भारत ने इसको खरीद लिया था। मामूली फेरबदल हुई काफ़ी कुछ, और फिर 2013 में इसको इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया था। ओके, और 2022 में जो कमीशन होने वाला है INS विक्रांत, वो अब दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होने जा रहा है भारत के लिए। ओके, और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आगे निर्माण के उसकी प्लानिंग चल रही है। INS विशाल नाम उसका रखा गया है। तो 2030 तक ये बनकर हो सकता है तैयार हो, लेकिन उसकी लागत बहुत ज़्यादा, करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास बताई जा रही है, क्योंकि उसको एक बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया जाना है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि क्यों ज़रूरी है एयरक्राफ्ट कैरियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बड़ी वजह चीन है। ओके, और दुनिया में जो परिस्थितियाँ बन रही है वो भी जिम्मेदार है। देखिए, लगातार चीन जो है लगातार वो पूरी दुनिया पर हावी होने की कोशिश कर रहा है अलग अलग क्षेत्र में, और ख़ासतौर पे हिंद महासागर में तो काफ़ी ज़्यादा वो घुस रहा है। बांग्लादेश के साथ उसने नौसैनिक समझौते कर लिया है, यहाँ पर हमारे भारत के बगल में आ चुका है। उसने पनडुब्बी देने का समझौता किया हुआ है बांग्लादेश को। मालदीव, जो कि यहाँ पर है, इस जगह पर है मालदीव, तो वहाँ भी द्वीप जो है वो किराए पर ले लिए हैं चीन ने। और ख़बर ये है कि इन कुछ द्वीपों का उपयोग चीन जो है वो अपने नेवी के सपोर्ट के लिए कर रहा है। ये मलक्का स्ट्रेट है। ओके, यहाँ से चीन के जो जहाज़ हैं वो इधर से जाते हैं, और इसके अलावा तमाम जो भी इस इलाके के जो बड़े जहाज़ हैं या वाणिज्यिक जहाज़ हैं जो सामान ढोने के काम करते हैं, वो इधर से जाते हैं। तो चीन इस तरफ भी घुसपैठ बार बार करने की कोशिश करता है, वहाँ भी बार बार पेंच फंसाने की कोशिश करता है। ओके, और भारत का जो समुद्री इलाका है बहुत बड़ा है, यहाँ से लेकर और इधर तक, यहाँ तक, ये सब ठीक इकोनॉमिक जो जोन है सी में वो। तो ऐसे में इस पूरे समुद्री इलाके पर नज़र रखने के लिए कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है भारत को। और एयरक्राफ्ट कैरियर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आसमान से, एक तो समुद्र से, उसके अलावा उससे जो फाइटर प्लेन है वो ऊपर जाकर पूरी निगरानी कर सकेंगे कि कहाँ कौन से जहाज़ हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, और चीन कुछ ऐसी स्थिति तो नहीं ला रहा है। ओके, तो INS विक्रांत ये नया फाइटर जो एयरक्राफ्ट होगा। ओके, और भारत सरकार ने ये स्वदेशी जो एयरक्राफ्ट है, पहला स्वदेशी, इसका प्रोजेक्ट जो है वो 2002 में मंजूरी दी थी इसके। वैसे 98 में ही इसकी बात चल रही थी, लेकिन 2002 में मंजूरी दी गई। बाद में 2007 में इसका कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया कोचिन शिपयार्ड में। इस पर फरवरी 2009 में जो है पूरी तरह से काम हुआ। बाद में अगस्त 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। मतलब लॉन्च करने का मतलब कि एक ढांचा बना के समुद्र में रखा गया, उसके बाद उस पर बाकी कामकाज चला। ओके, बीच में स्लो भी हुआ फिर, लेकिन अब थोड़ी ठीक स्थिति है और अगले साल तक ये इंडिया को मिल जाएगा, यानी इंडियन नेवी को मिल जाएगा। ओके, तो रक्षा मंत्री जो हैं अभी भारत के, कौन है? राजनाथ सिंह। तो उन्होंने ये कहा है, वो गए थे विजिट करने, उन्होंने कहा कि इंडियन नेवी इस वक्त दुनिया में टॉप 5
नेवल फोर्सेस में से एक है और कोशिश ये है कि जल्द ही हम टॉप 3 में आ जाएं। ठीक है, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी अच्छी तरह से आपको बताएंगे। ओके, उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से जून तक का जो करंट अफेयर्स है वो अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF है, तो डाउनलोड कर सकते हैं आप। आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। इसके अलावा पिछले साल का यानी 2020 का भी करंट अफेयर्स बुक अवेलेबल है अमेजन पे, बेस्ट सेलर है, आप ले सकते हो। काफ़ी रेट कम हुआ है, अमेजन ने 250 की बुक अब मात्र 130 रुपये में कर दी है। जो 2020 का पूरा करंट अफेयर्स है उसमें पूरा डेटा है, तो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। DRDO ने पिनाक रॉकेट सिस्टम के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया, तो कहाँ पर किया, किस जगह पर? आंसर होगा चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज, ये ओडिशा में है। ठीक है, ओडिशा में ये किया गया 24 और 25 जून को। ये रहा पूरा रॉकेट लॉन्चर और इस तरीके से ये लॉन्च किया गया है। रॉकेट लगातार लॉन्च किए गए इस रॉकेट से और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का यूज़ किया गया। इसमें देश में ही विकसित पिनाक रॉकेट का विस्तारित रेंज का सफल परीक्षण किया गया। ओके, ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत जो टेस्ट रेंज है वहाँ पर ये है रॉकेट और 25 रॉकेट लॉन्च किए गए और एडवांस ये पिनाक रॉकेट है। 45 किलोमीटर दूर तक ये लक्ष्य को भेज सकता है। 2 तरह के रॉकेट का परीक्षण हुआ, एक तो पिनाक MK1 इन्हांस्ड है ये वाला, ओके, और दूसरा है पिनाक 122 ये रॉकेट है। ठीक है, पिनाक MK1 जो है वो 214 कैलिबर का है, 214 कैलिबर का है पिनाक MK1। वजन 100 किलोग्राम है। ठीक है, मतलब बड़ा है। जबकि पिनाक EER 122 जो है ये वाला, ये छोटा है और वजन मात्र 21 किलोग्राम है और ये 45 किलोमीटर तक मार करता है। सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है। ठीक है, तो वैसे तो पिनाक के टोटल 5 तरह के रेंज है, वर्जन है, टोटल आपके सामने है, लेकिन इसमें सब अलग अलग खासियत रखता है अलग अलग जगह के लिए। ठीक है, इसमें गाइडेड पिनाक भी अवेलेबल है। तो ये जो टोटल रॉकेट हैं, 5 तरह के रॉकेट हैं, 5 वेरिएंट हैं और अलग अलग हालात के लिए ये बने हुए हैं। ठीक है, जैसे पिनाक MK1 जो है वो गुजरात जैसे जो ये वाला जो रॉकेट है वो गुजरात और राजस्थान जैसे जो समतल इलाके हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर बात करेंगे पहाड़ी इलाकों में जहाँ दुश्मन को मारना है, जैसे कि लद्दाख का इलाका है, पेंगोंग से लेक है, उसके आसपास की पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर अब रॉकेट ले जाना भी एक बड़ी बात है। तो उसके लिए हल्के रॉकेट चाहिए और लद्दाख जैसे इलाके में अगर चीन से भिड़ंत होती है तो हल्के रॉकेट चाहिए तो उसको आसानी से ले जाया जा सके। तो इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट देखा जा रहा है 122 ER रॉकेट जो है पिनाक का वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, और रॉकेट पूरा सिस्टम होता है और उसको लॉन्च किया जाता है, उसको ले जाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है मिलकर बनती है रॉकेट। ये रॉकेट लॉन्च किया गया है ओके पिनाक का, और कई तरह की चीज़ें होती हैं और पूरे सिस्टम को एक बैटरी कहा जाता है। इसमें मल्टी बैरल जो लॉन्चर है जिससे अभी देखा आपने कि लॉन्च हो रहा था। ओके, दूसरी है बैटरी कमांड पोस्ट, यहीं से सारी ऑर्डर पास किया जाता है। दूसरा है लोडर कम रिप्लेसमेंट व्हीकल, इसके अलावा रिप्लेसमेंट व्हीकल है जिसमें बहुत सारे जो रॉकेट हैं उसको लेके जाया जाता है। और तीसरा है मेट रडार, रडार होता है कि हमें कहाँ पर हमला करना है, कहाँ मारना है, इन सबको तय करने के लिए। ओके, तो ये रॉकेट लॉन्चर है, होता ये है कि जो रिप्लेसमेंट व्हीकल है इसी से लोड कर दिया जाता है जब वो खाली हो गया तो। ठीक है, तो ये पूरा मिलकर एक रॉकेट बनता है, इसको बैटरी कहते हैं। एक बैटरी पूरा सिस्टम हो गया। और आपको बता दूं कि जो लॉन्चर है उससे 44 सेकंड में 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। ठीक है, 45 किलोमीटर दूर तक इसको मारा जा सकता है। ठीक है, और पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा पर इसको तैनात किया जाना है, ये पूरा मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगातार मैं बता रहा हूँ इन सब मुद्दों पर। और हाँ, पिनाक के बारे में बता दूँ कि पिनाक का जो ओल्ड वर्जन है उसका यूज़ करगिल युद्ध में भी हुआ था बहुत सफलतापूर्वक।
उसको, क्योंकि कम रेंज का भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा किलोमीटर दूर तक मार करने के लिए अच्छे रॉकेट या मिसाइल होते हैं। कम रेंज के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि हमें कम दूरी में मार करना है, क्योंकि आमने सामने जैसे करगिल की जो स्थिति हुई वो कम दूरी की मारक क्षमता थी। ओके, लद्दाख में जो स्थिति आई, चाइना के साथ टेंशन हो रहा था, जो पहाड़ियाँ थी उनके बीच में, तो बहुत कम दूरी थी। तो ऐसे में पिनाक जैसे ही रॉकेट की यूज़ होता है। ओके, तो डीआरडीओ की बात हो रही थी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं डिटेल में। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में 4 दशक के बाद पहली बार महिला ने मंत्री पद की शपथ ली है? 4 दशक लग गए महिला को मंत्री बनने में। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है इसमें से? आंसर होगा पुदुचेरी। तो पुदुचेरी में 4 दशक बाद महिला मंत्री बनी है। नाम क्या है उनका? चंदिरा प्रियंका। ओके, चंदिरा प्रियंका नाम है। फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये है। पुदुचेरी में इस वक्त एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस डिटेल में कहते हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर एन रंगासामी। और किस पार्टी से एन रंगासामी? तो AINRC यानी ऑल इंडिया NR कांग्रेस से हैं वो। ठीक है, ऑल इंडिया NR कांग्रेस और बीजेपी का वहाँ गठबंधन है, उसकी सरकार है पुदुचेरी में। तो 27 जून को यानी कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। और वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन, तो उन्होंने 4 विधायकों को शपथ दिलाई और उसमें ये महिला विधायक भी थी। ओके, चंदिरा प्रियंका। ठीक है, और इससे पहले की बात करें तो पिछली बार 1982-1983 के बीच में कांग्रेस नेता रेणुका अप्पादुराई जो है वो उस वक्त शिक्षा मंत्री थी। मतलब 1980-83 के बाद अब 2021 में मंत्री बनने का मौका मिला किसी महिला को। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है पूरा। तो पुदुचेरी का मैप भी दिखा देता हूँ आपको। ये रहा भारत का मैप और इसमें ये पुदुचेरी है। मतलब एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है या एकमात्र ऐसा भारत का क्षेत्र है जो अलग अलग कई सारे राज्यों को टच करता है। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर है उसका सिटी जो कि पुदुचेरी सिटी कहते हैं। इसके अलावा पुदुचेरी का एक हिस्सा ये तमिलनाडु में है, 2 हिस्से, और एक हिस्सा केरल के पास है। तो ये 1 2 3 4 जगह पर बटा हुआ है, यानी 3 राज्यों में फैला हुआ है पुदुचेरी। तो ये ध्यान रखना, आप कई बार एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और अमेरिका ने 23 और 24 जून को हिंद महासागर में कौन सा नौसैन्य अभ्यास किया है? आंसर है इसका पैसेज एक्सरसाइज। ओके, तो इंडिया और अमेरिका ने अभी हाल ही में पैसेज एक्सरसाइज किया है। रक्षा मंत्रालय ने ये कहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने, कि भारत और अमेरिका के बीच इस मिलिट्री एक्सरसाइज का जो लक्ष्य है वो रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। ओके, अच्छा, ये पैसेज एक्सरसाइज लगातार होते रहते हैं अलग अलग देशों के साथ। आप सोचते होंगे कि पैसेज नाम सबका क्यों है? जैसे जापान के साथ भी हुआ एक बार, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो चुका है, कई देशों के साथ पैसेज एक्सरसाइज हो चुके हैं। पैस एक्स मतलब पैसेज मतलब कोई नौसेना की पूरी फ्लीट जा रही है तो कोई देश जो है साथ में एक्सरसाइज भी कर ले, तो उसको कहते हैं पास करते हुए एक्सरसाइज कर लेना, तो पैसेज एक्सरसाइज कहते हैं। ओके, और इसमें अमेरिका की ओर से ये USS रोनाल्ड रेगन ये था और इंडिया की ओर से INS तेग, इसके अलावा भी और भी जहाज थे। ठीक है, और इसमें लड़ाकू विमानों का भी यूज़ रहा है। एयरफोर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, जो आप वीडियो भी देख रहे हैं, जो एयरफोर्स भी इसमें उड़ रहा है। ओके, कई सारे जहाज इसमें अमेरिका के और इंडिया के वो भी शामिल हुए हैं, फाइटर जो प्लेन है वो सब। ठीक है, और आपको बता दूं कि हिंद महासागर में अमेरिका जो है अपना स्ट्राइक ग्रुप इस वक्त तैनात किया हुआ है। स्ट्राइक ग्रुप मतलब एक पूरी कई सारे जहाज़ों का पूरा एक फ्लीट है, जो कि एक तरह से चीन से निपटने के लिए, या चीन जो बार बार बदमाशियां कर देता है, वो अलग अलग जगह पर घूमता रहता है और वो कई देशों के साथ टेंशन क्रिएट करता रहता है, तो एक तरह से उसको एक जताने के लिए अमेरिका ने
पूरी फ्लीट जो है हिंद महासागर में रखी हुई है और वो घूमता रहता है अलग अलग जगह पर। ओके, काफ़ी बड़ा है। तो इंडिया और अमेरिका के बीच में ये नौसैन्य अभ्यास है। ये पैसेज एक्सरसाइज खासतौर पे इसलिए भी होता है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम एक दूसरे के बारे में जानते तो हों कि हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, वो जहाज आएगा तो हम कैसे एक दूसरे को कोऑपरेट कर पाएंगे। तो इस वजह से ये पैसेज एक्सरसाइज किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति ने प्रभारी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे बनाया, प्रभारी बनाया? आंसर है सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल को ये बनाया गया है। इससे पहले कौन थे? संजय कोठारी थे, लेकिन उनका कार्यकाल 23 जून को समाप्त हो चुका है। तो उसके बाद केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में अगले आदेश तक के लिए विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल को, ये पहले से विजिलेंस कमिश्नर थे, तो अब इनको प्रभारी चीफ विजिलेंस कमिश्नर का दायित्व दिया गया। चीफ विजिलेंस कमिश्नर का क्या काम होता है CVC का? तो देश में विजिलेंस रखना, मतलब अगर सरकारी अधिकारी है उन सब पर कोई शिकायत आती है तो उस पर जांच करना, देखना, कार्रवाई करना। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले रेबीज मुक्त राज्य का नाम बताएं। आंसर होगा गोवा। ओके, तो भारत का पहला रेबीज मुक्त जो राज्य है वो है गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। तो उन्होंने ये घोषणा की है कि पिछले 3 साल से राज्य में कोई भी केस नहीं मिला है रेबीज़ का। रेबीज़ क्या है? कुत्ते या बंदर या जानवरों के काटने से वायरस से बीमारी होती है, रेबीज़ वायरस होता है, उसकी वजह से बीमारी होती है। तो ये मामला नहीं आया है, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की जो मिशन रेबीज़ है वो पूरी तरह से भूमिका निभाई है गोवा में। और गोवा में ख़ास तौर पर 5,40,000 से ज़्यादा कुत्तों का टीकाकरण किया गया। मतलब ढूंढ को कुत्तों को टीकाकरण किया गया, एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया गया। पूरे गोवा में कुत्ते काटने की रोकथाम के लिए लोग तैनात किए गए। 1 लाख लोगों को शिक्षित किया गया। ओके, और 24 घंटे के भीतर रेबीज की निगरानी हो सके। अगर कोई कुत्ता काटता है तो ये पता चल सके कि उसको रेबीज का इंजेक्शन लगा है या नहीं लगा है। ओके, अच्छा, रेबीज जो है वो उसकी टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। इन्होंने की थी खोज रेबीज की। ओके, पहले खोज होने से पहले रेबीज की वजह से बहुत सारे लोग, लाखों लोग मारे जाते थे कुत्ते या बंदर काटने की वजह से। उसमें होता ये है कि अगर रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड है कोई कुत्ता और उसने अगर काट लिया, या बंदर है तो उसने अगर काट लिया, तो पहले पानी से डर लगता है, पानी का फोबिया हो जाता है। उसका धीरे धीरे मौत हो जाती है और निश्चित मौत होती है। ओके, तो इन्होंने ये खोज की और बड़ा दिलचस्प है, ये खोज भी बहुत दिलचस्प है, पूरे मामले को खोज करना। वही हो, इन्होंने खोज करने की कोशिश की, बहुत सारे सोचे कि आखिर क्यों रेबीज की वजह से लोग मारे जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे कुत्तों को पकड़ा और एक का दूसरे में इंजेक्शन लगाते थे ताकि, और लार जो है कुत्तों का जो इन्फेक्टेड है रेबीज की वजह से, उसका लार निकाल कर दूसरे कुत्तों को लगाते थे और ये टेस्ट करते थे कि कैसे ये बीमारी फैल रही है। और धीरे धीरे ये पता चला। एक बार वो बाहर गए थे और इनके असिस्टेंट ने लार का इंजेक्शन एक के ब्रेन में लगा दिया, मतलब कुत्ते के ब्रेन में लगा दिया, और सबसे पहले उसकी मौत हुई। तो ये पता चला कि दिमाग पर असर करता है और उसकी वजह से इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, धीरे धीरे इन्होंने वैक्सीन बनाई, बहुत सारे टेस्ट किए और आखिरकार इन्होंने, एक समय ऐसा आया कि एक कुत्ता ठीक हो गया इनके वैक्सीन लगने से। वैक्सीन लगाने से पहले कुत्तों को जो इन्फेक्टेड हैं, जो कुत्ते, उनका लार उसके इंजेक्ट कर दिया जाता था या मुंह में डाल दिया जाता था और उसके बाद वैक्सीन का प्रयोग किया जाता था इनके द्वारा। और जब देखा इन्होंने कि कुत्ते ठीक हो रहे हैं, उसके बाद सोचा कि किसी आदमी पर टेस्ट किया जाए, तो कोई आदमी तो मिल नहीं रहा था। आखिरकार इन्होंने क्या किया, खुद ही रेबीज का वायरस जो है वो अपने अंदर डाला और उसके बाद इन्होंने खुद इंजेक्शन लिया
वैक्सीन का। ओके, और ये ठीक हो गया। इसके बाद ये क्रांतिकारी कदम माना गया। ठीक है, तो ये गोवा जो है, गोवा राज्य बन गया है पहला देश का। कहाँ पर है इंडिया के मैप में? यहाँ पर। ठीक है, उसके पड़ोसी जो राज्य कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री जैसा मैंने बताया प्रमोद सावंत, और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। राजधानी क्या है? पणजी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 जून। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये दिवस घोषित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 से जो अगर कोई सदस्य खो गया है, किसी के परिवार में एक सदस्य की मौत हो गई है, तो फाइनेंशियली सहायता करने के लिए ये योजना शुरू की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 27 जून। ओके, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये दिवस घोषित किया हुआ है MSME के बारे में जागरूकता फैलाने और उसके महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए, क्योंकि MSME जो है उसी में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है, सबसे ज़्यादा लोग रोजगार पाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बुक है यानी पुस्तक है, माई जॉयज एंड सोरेज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड। ये इसका विमोचन किसने किया, लॉन्च किसने किया, किस केंद्रीय मंत्री ने? आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको लॉन्च किया है, आप फोटोग्राफ भी देख रहे हैं। और इस बुक को लिखा किसने है, राइटर कौन है? तो कृष्णा सक्सेना, तो उन्होंने लिखा है और ये बुक लॉन्च हुई है। अगला क्वेश्चन, अनाथ बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना किस राज्य ने शुरू की, किस राज्य सरकार ने शुरू की है? आंसर होगा ओडिशा। ओके, कोविड-19 की वजह से जिनके माता पिता चल बसे, निधन हो गया, उनको सहायता, वित्तीय सहायता देने के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ये योजना शुरू की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 जून। ओके, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये आयोजित किया जाता है दिवस। नशे की जो आदत है युवाओं में, उसको दूर करने और नशे की वजह से जो दिक्कतें होती हैं उसके बारे में बताने के लिए ये दिवस है। और 2021 की थीम क्या है? शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग सेव लाइव्स। क्या है? शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग सेव लाइव्स। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फटाफट क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि ये एक तरह से वन लाइनर टाइप का ये दिवस का। ओके, क्वेश्चन होगा, विश्व विटिलिगो दिवस कब मनाया जाता है? सफ़ेद दाग दिवस। आंसर होगा 25 जून। ओके, 25 जून को ये मनाया जाता है, स्किन डिजीज है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। UNODC की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में यानी पिछले साल कितने लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया था? आंसर होगा इसका 275 मिलियन लोग, यानी 27 करोड़ 50 लाख लोगों ने ड्रग्स का सेवन किया, यानी नशीली दवाओं का सेवन किया, नशीले पदार्थ का सेवन किया। वियना में स्थित है UNODC, तो उसी ने ये रिपोर्ट जारी की है अभी हाल ही में, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। ओके, और इसके अनुसार 36 मिलियन लोग जो हैं ड्रग डिसऑर्डर की वजह से परेशान हैं, उसकी वजह से ड्रग के एडिक्ट हो चुके हैं, उसकी वजह से परेशान है। तो एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसके बारे में ये जारी किया गया है। तो मैंने PDF भी डाला हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप पूरा कंटेंट ले सकते हैं। ओके, कैसा लगा पूरा करंट अफेयर्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कोई बात हो कहना तो ज़रूर बता सकते हैं आप। ओके, और हाँ, जो भी मैंने बताया करंट अफेयर्स उसका PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। PDF फ्री में अवेलेबल है आज का, और जनवरी से लेकर जून तक का 2021 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बुक भी है पिछले साल का, अमेजन बेस्ट सेलर है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना।